बस्तर को हमेशा से ही जब भी मैं कहता हूं कि बस्तर में बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है और हमेशा इस बात का भी जिक्र किया करता हूं कि बस्तर में जो बदलाव है वो बंदूक से तो नहीं होगा, क्योंकि बंदूक से तो केवल गोली निकलती है, समाधान तो निकलता नहीं है। तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव ऐसे होगा कि जब आप लोकतंत्र के जो सबसे मजबूत आपके हाथ में जो हथियार है वोट देना, उस पर जब आप बदलाव करेंगे तो शायद कुछ बदलाव होगा। क्योंकि नेता वो तो समझ गए हैं कि बस्तर के आदिवासियों को बहुत कुछ चाहिए नहीं, बस उनसे वोट हासिल कर लो, उनके नाम पे जो भी भाषण देना है दे दो। तो इसी सब मनसे से अभी मैं फ़िलहाल इलाहाबाद में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैं सोचा यहाँ के वोटरों से बात किया जाए, क्योंकि राजनीति तो भैया यूपी से शुरू होती है। तो यूपी का जो आखिरी वोटर है वो भी वोट ऐसे ही नहीं दे देता है, बहुत मशक्क़त करनी होती है नेताओं को। तो एक वोटर सोचता क्या है, दरअसल ये मैं वोटरों से पूछूंगा, यहाँ के लोगों से पूछूंगा। चुनाव का माहौल है उत्तर प्रदेश में, और आपको बताऊं कि हमारे जगदलपुर के जो विधायक हैं वो भी इस वक्त इलाहाबाद में ही हैं, वो भी यहाँ पे चुनाव प्रचार करने पहुँचे हुए। तो वोटरों से बातचीत करेंगे कि इनकी सोच क्या होती है वोट देने को लेकर। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो बस्तर टॉकीज़ में मैं आज सुबह से घूम रहा था, इलाहाबाद के शहरों की अलग अलग गलियों में गया। मुझे माहौल ढूंढना था थोड़ा जहाँ बातचीत हो सके। शाम को पहुँचा हूँ, ये कोई इलाका है इलाहाबाद का, भी पूछेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे बस्तर यूपी में खास करके चाय की गुमटियाँ और पान के ठेले पे जितनी राजनीति होती है, मुझे लगता है कि विधानसभा में भी उतनी नहीं होती होगी। कुछ लोग मिले, बहुत देर से बातचीत कर रहे थे, तो मैंने इनसे निवेदन किया। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। आप अपना शुभ नाम बता दें। मैं ज्योतिषाचार्य प्रमिल चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी जी, सबसे पहले ये बताएं कि यूपी में जो आखिरी आदमी होता है, जो निचले तबके का या पढ़ा लिखा होता है, क्या सोचता है चुनाव के समय में? किस तरह से वो वोट देने से पहले उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं? देखिए, चुनाव की जहां बात होती है तो प्रत्येक मतदाता जानता है मतदान के पहले कि उसका मतदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सरकार के रूप में जिस पार्टी विशेष का चयन करता है वह जानता है कि जिस पार्टी विशेष की सरकार बनेगी वह सरकार जनता के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, जनता के उत्थान के लिए, विकास के लिए आपराधिकरण प्रवृत्ति का जो समावेशित एक नकारात्मक पहलू है वह नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आदर्शात्मक एक व्यवहारिक उपागम, जो शानदार उपागम हो, सकारात्मक दृष्टिकोण से युक्त उपागम हो, उसकी लालसा में मतदाता जानता है कि हमारे लिए कौन सी बेहतर पार्टी है। चूँकि हर पार्टी विशेष की अलग अलग मैनिफेस्टो होती है, जनता को लुभाने वाले भी ऐसे कुछ मैनिफेस्टो होते हैं जो चुनाव के तत्कालिक कुछ दिन, कुछ समय पूर्व आते हैं। उसको जनता भली भांति जानती है। शांति व्यवस्था होनी चाहिए, कानून व्यवस्था का शानदार प्रदर्शन होना चाहिए। जो सरकार नीतिगत फैसले, जो पॉलिसीज़ का निर्माण करती है, विकास की जो मूलभूत संकल्पना है वह व्यवहारिक स्तर पर शानदार तरीके से उसको अप्लाई करने वाली सरकार हो। रोजगार की जो समस्या है वह जनता को लगे कि रोजगार परक व्यवस्था में भी सरकार खरी उतर रही है, ठीक ना। ऐसे बहुतेरे ऐसे, चूँकि जनता को क्या चाहिए, कानून व्यवस्था सुंदर तरीके से चले, अशांति का माहौल न रहे, और जो भी नीतिगत फैसले जो सरकार लेती है उससे जनता को तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ मिले। बेरोजगारी की समस्या, बेकारी की समस्या, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उस स्थान विशेष में, उस शहर विशेष में सरकार क्या कर रही है, दीर्घकालिक उपाय क्या कर रही है, यह सोचते हुए मतदाता किसी पार्टी विशेष का चयन करता है। और जो सरकार काम करती है, चूँकि आजकल आज के समय में, चाहे बस्तर की बात आप कर रहे थे, बस्तर हो, बक्सर हो, पटना हो, इलाहाबाद हो, हर व्यक्ति विशेष के हाथों में मोबाइल है और ऑनलाइन तरीके से, नेट के माध्यम से हर प्राणी, हर चाहे जनता बस्तर की क्यों ना हो, सजग है। तो प्रत्येक जनता यह जानता है कि कौन सी सरकार शानदार तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण कर रही है। चूँकि राजनीति को डिफाइन करेंगे तो राजनीति राज्य की नीति, अर्थात बहुत बड़ा एक उसको व्यावसायिकरण तरीके से उस पद्धति का समावेशित करते हुए कुछ व्यक्ति विशेष राजनेता बने हुए हैं, वो फेलियर द ग्रेट हो जा रहे हैं एक समय के साथ। तो आजकल जनता जानती है कि कौन बेहतर है, कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सा व्यक्ति विशेष जो राजनेता के रूप में वो बेहतर है। जी,
अच्छा, विकास जो आपने कहा विकास होना चाहिए, तो विकास से मतलब क्या है? यहाँ के लोग विकास किस तरह से देखते हैं? देखिए, विकास की एक बृहत्तर संकल्पना है। सड़कों की निर्माण की बात, स्मार्ट सिटी की संकल्पना से विकास की बात नहीं होती है। सामाजिक विकास, मानसिक विकास, आप वह सुविधा मुहैया कराएं जनता के लिए, अर्थात जो पिछड़ापन का जो योग है वह उसमें आर्थिक पिछड़ापन की बात भी है, सामाजिक पिछड़ापन की बात है। आप जनता के सापेक्ष आप अपनी नीतिगत फैसले को लेते हुए आप अपने पॉलिसी का निर्माण ऐसे उसको व्यवहारिक स्तर पे अप्लाई करें कि जो अति आवश्यकताओं की पूर्ति होने चाहिए, जैसे एक छोटा सा भवन हो, और जो खेतों में जो शौच के लिए लोग जाया करते थे, छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति, अगर उस पूर्ति को सरकार पूरा करती है, अति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो जनता को बड़ा लाभ मिलता है, राहत मिलती है। वह अपना अधिकतर समय अपने विकास की व्यवस्था में सजग रहती है। अति आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, अपराध की प्रवृत्ति युक्त व्यवस्था माहौल अगर समावेश के रूप में समाज में आता है तो उससे दिक्कत होती है, समस्या होती है। बेरोजगारी की समस्या रहेगी तो अपना स्वतः अपना कोई भी व्यक्ति विशेष अपना विकास कैसे करेगा? कैसे करेगा? ठीक बात। बेरोजगारी रहेगी तो कैसे ही करेगा? सही बात करेगा। भैया, आप तो वोट देते होंगे, तो क्या सोचते हैं जब आप वोट देने जाते हैं? आपकी क्या विचारधारा होती है? जब हम वोट देने जाते हैं तब यही सोचते हैं कि पार्टी कौन सी है और इसके कामों को देखते हैं। अच्छा, पिछले कामों? हाँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हाँ। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, तो पहले तो इस पर हम विचार करते हैं कि वाकई में ये वोट देने लायक हैं कि नहीं। अगर इन्होंने क्षेत्रीय विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इस टाइप के अगर विकास किए हैं तो हम उस पर विचार करके उन लोगों को वोट देते हैं। तो मतलब आप पुराने कामों को देख के मतलब आप बार बार पार्टी बदल भी देते हैं कि इस बार अगर हमने सपा को दिया है, उसने काम ठीक नहीं किया तो अगली बार दूसरे को चुना जाए? हाँ, बदलना पड़ता है। अगर काम अच्छा नहीं किए हैं तब हम बदल देते हैं। दादा, जैसे जो गांव का इलाका है, ग्रामीण परिवेश, वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे? शहर में विकास तो सड़क बन रही है, भवन बन रहा है, शौचालय बन रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या सोचते होंगे? ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये सोचते हैं कि हमें जैसे कोई बीमारी से हम बचें, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, आवास हमको मिले। जैसे गरीब के पास धन नहीं होता कि वो अपना भवन निर्माण करे, तो सरकार से अपेक्षा रखता है कि कोई ऐसी सरकार आए कि जो हमारा भवन निर्माण करा दे, हमारा शौचालय निर्माण करा दे। 10-12 हज़ार की लागत से शौचालय बनता है, जो कराते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र ये देखते हैं। फ्री अनाज मिल रहा है, जैसे कोरोना काल में सब बंद हो गया ना, तो वहाँ वो देखता है कि हमारा रोज़गार बंद है, हमारी दिहाड़ी बंद है, मेरी खेती बाड़ी में दिक्कत आ रही है, तो वो ग्रामीण। भैया, आप तो युवा हैं, हाँ आपसे भी बात करूंगा। आप जो युवा हैं, तो एक युवा क्या सोचता है, मतलब यूपी का युवा क्या सोचता है कि जब वो वोट देने जाए तो पुराने लोग तो कई लोग जातिवाद में भी फंस जाते हैं कि ओबीसी है कि नहीं, एसटी है कि नहीं, ब्राह्मण है, दलित है, लेकिन युवा क्या सोचता है? आज भी इसी जातिवाद से निकला है कि उसी में ही है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का युवा जो है, इलाहाबाद की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे रोज़गार कैसे मिले। यहाँ तैयारी का हब है, आपको पता होगा इलाहाबाद। यहाँ जो भी आते हैं प्रत्येक जिलों से, प्रत्येक राज्यों से, वो ये सोचते हैं कि हमें रोज़गार मिले। और मुझे लगता है यहाँ का युवा जो सोचता है वो ये सोचता है कि रोज़गार हम कैसे प्राप्त करें। जो पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी है, वो अगर रोज़गार के मुद्दे पर ध्यान देती है, युवा जरूर उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसके वोट देने का प्रयास उसे करता है। अच्छा जी भैया, आपका क्या विचार होता है जब आप वोट देने जाते हैं? मेरा विचार पार्टी की जो नीतिगत ज़मीनी स्तर पे जो डेवलपमेंट देखा जाता है कि उन्होंने राज्य के लिए या जो दलित वर्ग है, चाहे जनरल वर्ग है, चाहे किसी भी वर्ग के लिए जो जनता है, उनके लिए उन्होंने क्या किए। अच्छा, ठीक है, काम अगर उन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ रहेंगे, सपोर्ट के साथ रहेंगे। जिस तरीके से लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया गया है यूपी में, खास करके चुनाव है यूपी के, तो हम यूपी की बात करेंगे। हाँ, उस तरह के योगी जी बहुत अच्छे सीएम, बेहतरीन सीएम जो है साबित हुए हैं। और हम लोगों का और इलाहाबाद के युवा का ज़्यादातर ये विश्लेषण है कि नहीं, भाजपा सरकार रिटर्न आ रही है। तो ये जातिवाद वाला चक्कर में फंसते हैं कि नहीं? नहीं, इलाहाबाद की जनता जातिवाद में नहीं, इलाहाबाद नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। मैं तो बस्तर से आया हूं ना, तो मैं थोड़ा यूपी समझना चाह रहा हूं। जी, यूपी की जनता जो है, यूपी की जनता अगर ग्रामीण स्तर पे देखेंगे, जहाँ थोड़ा शिक्षा का स्तर कम है, या जिस समाज में या जिस वर्ग में शिक्षा का स्तर कम है, वहाँ पे थोड़ी बहुत है, लेकिन ये सारी चीज़ें
आज जो है इन सारी चीज़ों से, जिस तरीके से विकास यूपी में हुआ है, ये इस पिछले 5 सालों में जाति व्यवस्था तो वास्तव में समाप्त होने के कगार पे आ गई है। अच्छा, विकास हुआ है मतलब क्या बताएंगे? जैसे विकास में आपको जो है शौचालय की व्यवस्था दी गई है, मनरेगा के तहत तमाम और सुविधाएं उनको, या कोरोना काल आया, वैक्सीनेशन फ्री किया गया, ठीक है। शिक्षा स्तर में शिक्षा का जो ब्याज वो बजट में जो आ रही हैं योजनाएं आ रही हैं, गरीब तबके के लिए तमाम योजनाएं आई हैं, उन सब का उज्ज्वला योजना आई है, ठीक है। बिजली फ्री करने की बात कर रही हैं तमाम पार्टियां आई, लेकिन जिस तरीके से बिजली फ्री करके पैसे कहां से लेके आएंगे, राज्य पे बोझ बनता जा रहा है। तो जिस तरीके से पिछले 5 सालों में सरकार ने काम किया है, गाँव में मीटर लगाया है, जितनी यूज करना है उतना यूज करिए, बाकी बचा रहे हैं लोग। फ्री की संकल्पना कब तक चलती रहेगी? अच्छा, आपने कोरोना काल का जो जिक्र किया जी, कोरोना काल में यूपी की एक तस्वीर पूरे देश में बहुत तैर के गई, जिससे काफ़ी उसकी क्षति हुई, मतलब जो इमेज की, गंगा किनारे जो लाश वाली, तो उसको कैसे देखते हैं? वो अफवाहें थी, बहुत ज़्यादा इसमें हकीकत नहीं है। अच्छा। वो बहुत सारी चीज़ें वो तस्वीरें हकीकत थी या झूठी थी? झूठी थी। अच्छा, उसमें वो लाश बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं है उसमें। उसमें बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं है, वो दिखाया गया है, वो कई तरीके की कई जगह की हैं, क्या किस तरीके से बना वो तस्वीर बहुत घूमी पूरे देश में। हाँ, कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में उभरा जिसमें समाज का हर व्यक्ति डर गया। वह मरीज को आफत समझ लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग अपने द्वारा मरे हुए लोगों को किसी भी तरह दूर कर दिए। उसमें जो गंगा जी को पाया गंगा जी के किनारे छोड़ दिया, जो ज़मीन पाया ज़मीन में दफना दिया, लिहाजा उसी समय बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो जो लोग दफनाए गए थे वो लोग बाहर आ गए। बस केवल ये महामारी के आलम की वजह से ऐसा हुआ, और यह कोई और कारण नहीं है जो हमको दिखाई देता है। ठीक है, आप जातिवाद पे कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, कोविड की जो बात आप कर रहे थे, ये वैश्विक महामारी रही। आपने टीवी चैनल के माध्यम से भी देखा होगा, अमेरिका में हजारों की तादाद में लाशों की संख्या को आपने देखा होगा। और गंगा जी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बहती हैं, गंगोत्री से होते हुए वो गंगा, आप समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। तो उत्तर प्रदेश की शासन की दुरुस्त व्यवस्था ऐसी थी, जो यहाँ उसकी जानकारी हुई, समुचित जानकारी हुई। जो डेड बॉडी थी, बाढ़ के उफान की बात करें या बारिश के समय की बात करें, जो लोग ऐसे लोग थे, चूँकि उस समय ऐसा मंजर था कि सबका दिमाग शून्यता वाले भाव में था। अचानक समस्या आई थी, वो समस्या पूरे विश्व समुदाय के लिए एक नवीन समस्या थी। आज हम जिस व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं, परसों देहांत वाली मोड में आ गया, इंतकाल हो चुका है। तो बहुत बुरी समस्या थी, और उस समस्या से निजात पाने के लिए माननीय योगी जी, जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वह जगह जगह भ्रमण कर रहे थे, अस्पताल की देखरेख में उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कैसे और अच्छे बेहतर तरीके से किया जाए, उसके लिए उन्होंने अपनी शानदार अपनी कार्यशैली को रूपांतरित किया। और यह तो अलग बात है कि कोविड का जो कहर था, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए चुनौती था। जातिवाद पे आपको? जातिवाद कि अभी भी क्या यहाँ का वोटर जातिवाद में फंसता है? पहले तो जातिवाद की जो धारणा है, एक संकीर्ण अवधारणा के रूप में है। मानसिकता का विकास नहीं होता है या कोई असफल प्रत्याशी होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि बीजेपी वर्सेस सपा की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में बसपा गायब है और कांग्रेस भी गायब है, एकदम गायब है। कोई नाम लेना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद कर रहा है, इसका दूरगामी ये बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड। तो जो सपा वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई हो रही है, इसमें जातिगत समीकरण को हवाला देता हुआ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो समाजवादी पार्टी कर रही है। कांग्रेस की जो भी पोलिंग है, समाजवादी पार्टी समझती है कि हमारे झोले में आएगी। जाटों की बात करने पे कुछ ऐसी व्यवस्था वह उनको समझ में आ रही है कि जाटों की जो भी मतदान है वो हमारे झोले में आएगी। परंतु हमारे उत्तर प्रदेश में जो एट प्रेजेंट वर्तमान मौजूदा काल में जो समीकरण है, इसमें जो भी योजनाओं का कार्यान्वयन बीजेपी ने किया है, उससे लाभान्वित मुस्लिम समुदाय के लोग भी हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं। निर्बल तबके के लोग में जातिगत समीकरण को आधार बनाते हुए इस पॉलिसी का निर्माण या इस पॉलिसी का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। वो अप्लाई जो किया गया है व्यवहारिक स्तर पे, वो जातिगत समीकरण के तहत नहीं है। अच्छा। तो
उस योजना का लाभ प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग के लोगों को, प्रत्येक जातिगत तरीके से देखा जाए तो फुलफिल हुआ है। तो जातिगत समीकरण एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में नहीं के बराबर है। अच्छा जी। मतलब जातिगत नहीं है, क्योंकि यूपी के चुनाव में हमेशा बोला जाता है कि जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा होता है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इनसे भी बातचीत कर लिया जाए। दादा हैं, ये क्या सोचते हैं? दादा, क्या नाम है आपका? जमील। क्या नाम है? जमील हमारा नाम। जमील नाम है। हाँ। तो दादा ये बताओ कि चुनाव में वोट देने जाते हो तो क्या सोच के जाते हो वोट देने? आप क्या सोचते हैं कि क्यों वोट देना चाहिए और किसको वोट देना चाहिए? थोड़ा सा जो जीत रहा है उसको देना चाहिए। अच्छा, जो जीत रहा है उसको वोट देना चाहिए, चाहे वो काम अच्छा करे या ना चाहे करे। अच्छा करे चाहे ना करे। हाँ, तो अभी कौन जीत रहा है? यही जीत रहे हैं, कौन? मोदी साहब। मोदी साहब? वो तो यहाँ खड़े नहीं है, योगी साहब हैं। अच्छा योगी है, है साहब। पूरा मोदी गई। ठीक है। हाँ, योगी है साहब। तो मतलब आप यही देखते हैं जो जीत रहा है उसी के साथ हो लो। बहुत बढ़िया। तो ये जो लोग हैं जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, इनको लगता है कि जो जीत रहा है उसके साथ हो लो, क्योंकि जो जीतेगा वो ठीक है। भैया आपका क्या नाम है? क्या नाम है? वो बोले वही चीज हम भी बोलेंगे। हाँ बोल दो, आप भी के मुंह से सुन वही लो। योगी जी के देंगे। योगी जी को देंगे क्योंकि वो जीत रहे हैं। जीत भी रहे हैं और वो जो बीमारी आया था हाँ। उसमें हमको राशन 2 महीने में 2 बार दिए हैं। अच्छा हाँ, वो राशन नहीं देते तो हम लोग अच्छा, ये तो अभी की बात रही। वैसे वोट देते हो तो क्या सोचते हो वोट देने से पहले? जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो हर बार बदलते हो क्या जो अच्छा काम करता नहीं है? 2 साल से तो नहीं बदल रहे हैं। 2 साल से नहीं बदल रहे हो। तो ये अच्छा, आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है, जो क्षेत्रीय दल हैं जो आज जातिवाद के ऊपर आधारित है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल, जातिवाद को तो खत्म करना चाहिए। जो लोग शिक्षा से दूर हैं वो जातिवाद पे ज़्यादा ध्यान देते फंसे हुए हैं, हैं, हाँ। और जो लोग वाकई में शिक्षित हैं, जो रोजगार परक होना चाहते हैं, वह जात को नकारते हैं, जिसमें जात। यूपी का वोटर अब सोच बदल रहा है पहले से। हाँ, अब अपनी सोच को बदल दिया है। आने वाले 5 साल में जातिवाद जहाँ तक उम्मीद है कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार क्या करते हैं आप? जी, मैं BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। प्रवीण कुमार, ये बताएं, आप तो युवा हैं। हाँ सर। यूपी में जो युवा वोटर है, अगर वो वोट देने जाता है, आप इससे पहले वोट दिए कभी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम में वोट पहली बार देंगे? वाह, क्या बात है। ये पहले वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। क्या सोच के जाएंगे आप वोट देने? किसको क्यों देना चाहिए? सर, युवा तो यही सोच के जाएगा कि जो उसकी समस्या उसको दूर करेगा। क्या? जो जैसे हमारी सर वैकेंसी है, हम्म, हम हर सब पढ़ाई करते, वैकेंसी नहीं आती, हमारे ऊपर लाठी चार्ज कराए जाते सर। अच्छा। हाँ सर, तो फिर हम यही सोच के देंगे जो सरकार हमारे फेवर में काम करती है उन्हें वोट करेंगे इस बार। तो अभी क्या लगता है, भाजपा सरकार ने किया है आप लोगों के फेवर सर, में उसने काम? तो लाठियाँ बरसवाई हम पे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भाजपा बहुत अच्छा काम शायद किया। उनके नज़र में की हो, पर हमारी नज़र में तो कुछ नहीं करी सर। तो मतलब उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया। नहीं किया कुछ नहीं सर कागजों में बस काम किया, धरातल पर कोई काम हुआ नहीं उनका सर। सरकार तो कोई भी आ जाए, काम तो कागजों में ही होता है। खैर, ये बात तो नहीं हर सर, जगह ऐसी है। बात नहीं है। आप यूपी में भी। रिजल्ट नहीं, एग्जाम्पलरी आपको मैं बता दूं सर, तो बहुत सारी पार्टी ने काम, जैसे समाजवादी ने काम किया था, जो भी काम किया वो एग्जाम्पलरी काम किया था। जैसे रोड बनवाई थी उसने, वो फिर आपकी ये गोमती रिवर फ्रंट थी, ऐसे चीज़ें उन्होंने दी थी सर। इन्हीं आए तो सिर्फ नाम चेंज किए, डायल 100 को 112 कर दिए थे, अच्छा। इकाना का नाम चेंज कर दिए। तो इन्होंने किया ही क्या सर? तो ये अधिकतर युवाओं की यही सोच है कि जो रोजगार देगा और जो हाँ काम सर, देगा हमारी बेसिक नीड वही है सर, तो हम उस पर ही वोट करेंगे और किस पे करेंगे? ठीक बात। तो देखिए, हर तबके के लोग हैं। चाय की गुमटी लगाने वाले एक दादा भी हैं, तो उनका कहना है कि जो जीतता है उसे ही वोट दिया जाएगा। कुछ बुजुर्ग पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अपने अलग तजुर्बे हैं और अपना एक अलग थीसिस है चुनाव में वोट देने को लेकर। हालांकि इस बात को उन्होंने नकारा है कि अब जातिवाद पे यूपी का वोटर वोट नहीं करता। युवा ने बहुत अच्छी बात कही कि जो रोजगार देगा तो वोट तो भैया उसी को दिया जाएगा। और भी हैं, इनसे भी एक आध दो भैया से बात कर लेते हैं। गमछा वमछा लगाएं एकदम। भैया क्या नाम लिखते हो? शौर्य। तो क्या करते हैं आप? विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या गुटखा बहुत खाते हैं आप? बहुत ये हैं, बोल अभी रहा तो था शुरू कि किए। आप वोट दे एक आध बार दिए वोट? पहले दिए थे। इस बार फिर इस से बार भी देंगे? देना है। तो क्या सोच के गए थे पिछली बार और अभी क्या सोच के वोट देंगे? मतलब कैसा होना चाहिए पार्टी, सरकार कैसी आनी चाहिए? जो सरकार आए वो क्या करना चाहिए? सरकार ऐसे जो भी प्रत्याशी आए
सबसे पहले तो उससे सवाल पूछना चाहिए कि आपने जिस मुद्दे को पहले लिखवाया था उस पर आपने काम किया है कि नहीं किया है। सवाल होना चाहिए प्रत्याशियों से। सवाल होना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं करेगी तब तक वो अपनी मनमानी प्रत्याशी करते बेवकूफ रहेंगे। बनाता रहेगा। हाँ, ठीक बात। भले कोई भी सरकार अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसे कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम बुरे होते हैं। ठीक बात। तो ये जज करना है कि जो अच्छा है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है और जो बुरा है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार बात इन्होंने कही। देखिए कुछ देर की बातचीत थी, हालांकि लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी। इस वीडियो को दरअसल बनाने का मकसद मेरा ये था कि ये वीडियो मैं बस्तर के लिए डेडिकेटेड करना चाहता था कि बस्तर के जो वोटर हैं उनके सामने दो चुनौतियां होती हैं। एक तो ये कि अगर आप वोट देंगे, आपकी उंगलियों में स्याही के निशान होंगे, तो माओवादियों की ये चेतावनी होती है कि आपकी उंगलियां काट दी जाएंगी। ऐसे में जब आप जान जोखिम में डालकर वोट देने जाते भी हैं तो आप ये सोचते नहीं हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं हम उसको वोट क्यों दे रहे हैं। तो वोट क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वो उत्तर प्रदेश के कुछ वोटरों से मैंने जानने की कोशिश की। मेरा मकसद था कि मेरे जो बस्तर के दर्शक हैं वो देखें कि उत्तर प्रदेश का एक आखिरी आदमी जब वोट देता है, चाहे आखिरी आदमी में आप एक बुजुर्ग को ले लें या युवा को ले लें, बस्तर में भी युवाओं की जमात काफ़ी ज़्यादा है, और युवा किस तरह से देखिए सोचता है कि आपको सवाल करना चाहिए प्रत्याशियों से कि पिछली दफ़े जो आपने भर भर के डींगे हाँकी थी उसमें पूरा कितना किया आपने। अगर आपने पूरा किया है तो आप वोट के हकदार हैं, और नहीं तो भैया नमस्कार है। तो अगर आपको लगे कि बस्तर के मुद्दे पर इस तरह से चर्चा होनी चाहिए, चाहे बस्तर टॉकीज इलाहाबाद में ही क्यों ना हो, तो इसी तरह से बस्तर के मुद्दों पे हम बातचीत करते रहेंगे। हम कहीं भी रहें, मुद्दा तो बस्तर ही रहेगा। लगे कि अच्छा है वीडियो, इस पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।